गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर। आज है 8 फरवरी और इस वीडियो के अंदर 8 फरवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं जिनको वन बाय वन कवर करेंगे और जिसमें जम्मू कश्मीर का जो परिशमन आयोग है उसके द्वारा हाल ही के अंदर रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपी है। तो परिशमन आयोग के बारे में पूरा बैकग्राउंड के साथ में डिस्कस करने वाले दोस्तों। आपका पॉलिटी का पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर परिशमन आयोग है उसके अंतरिम रिपोर्ट है उसके बारे में बात करते हैं जिसने सरकार को सौंप दी है। और जम्मू कश्मीर का जो चुनावी मानचित्र है उसमें महत्वपूर्ण बदलाव वगैरह है वो करने को लेके सरकार को प्रस्ताव दिया है। तो कौन कौन से भाई रिकमेंडेशन है जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले कितनी सीट थी दोस्तों, 87 यानी 87 विधानसभा की सीट जम्मू कश्मीर के अंदर थी, जिसमें से जम्मू संभाग थी उसमें 37 सीट थी और कश्मीर संभाग थी उसमें क्या कि 46 सीट थी। और पीओके का जो क्षेत्र था उसके लिए 24 सीटें अलग से क्या कि प्रावधान वगैरह थी और 4 सीटें लद्दाख के लिए थी। तो इस तरह जम्मू कश्मीर का पहले था, लेकिन 2019 के अंदर सरकार के द्वारा जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस वगैरह था प्लस क्या है कि 370 को हटाने के बाद में क्या है कि परिशमन आयोग की स्थापना वगैरह की गई थी। और उसी की रिपोर्ट के द्वारा अभी ये बोला गया है सरकार को कि जो जम्मू प्रांत है जहाँ पे 37 सीट है उसको 6 सीटों की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। एक तरह का जम्मू और कश्मीर संभाग है उसको बराबर करने की बात है वो की गई है कि जम्मू प्रांत के अंदर 6 सीटों का वृद्धि वगैरह की जाए। और इससे कितने निर्वाचन क्षेत्र हो जाएंगे, 37 से बढ़ के 43 हो जाएंगे। और कश्मीर प्रांत है उसमें 1 सीट बढ़ोतरी की बात की गई। कश्मीर के अंदर कितनी सीट हो जाएगी, टोटल 47 सीट हो जाएगी। तो ये प्रावधान वगैरह पहली रिकमेंडेशन ये थी जिसमें आप देख सकते हो 7 न्यू स्टेट सीट्स प्रपोज इन दिसंबर, यानी जम्मू कश्मीर परिशमन आयोग के द्वारा 7 सीटें बढ़ाने की बात की गई। कौन कौन सी सीटें ये आप देख सकते हो, जैसे कुपवाड़ा हो गया, किश्तवाड़ क्षेत्र हो गया, डोडा क्षेत्र हो गया, कठुआ हो गया, ठीक है, राजौरी। ये जो महत्वपूर्ण सेक्टर वगैरह हैं जहाँ पे क्या है कि सिक्योरिटी की दृष्टिकोण से भी क्या है कि थ्रेट वगैरह अपने को बार बार देखने को मिलता है। एक तो कुपवाड़ा हो गया, एक राजौरी सेक्टर हो गया, ठीक है, एक किश्तवाड़ जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर। तो ये 7 सीटें हैं वो इस आयोग के द्वारा रिकमेंडेशन दी है। इसके अलावा आयोग ने क्या बोला है कि आप एससी समुदाय के लिए यानी अनुसूचित जातियों समुदाय के लिए 7 सीटें आरक्षित कीजिए और एसटी समुदाय जो अनुसूचित जनजाति समुदाय है उसके लिए 9 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा इसके द्वारा जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र है उनको भी उनकी सीमाएं वगैरह भी क्या कि परिवर्तन करने के लिए बड़े स्तर पर क्या है परिवर्तन करने के लिए भी सरकार को इसके द्वारा प्रस्ताव वगैरह सौंपा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन आप याद रखना। अब आपको परिशमन आयोग के बारे में बात करते हैं। ये आयोग एक तरह का डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है, यानी परिशमन अभ्यास के तौर पे काम करता है। एक स्वतंत्र उच्च शक्ति वाला पैनल, एक तरह का क्या है कि स्वतंत्र उच्च शक्ति, इसकी कोई भी आदेश वगैरह कोई भी रिकमेंडेशंस वगैरह है वो किसी भी न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है दोस्तों। किसी भी न्यायालय के अंदर परिशमन आयोग है उसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। और सरकार क्या है इसकी सिफारिश से मानना बाध्यकारी है। सरकार को इस आयोग की रिकमेंडेशन है वो मानना पड़ता है और किसी भी न्यायालय के अंदर इसके आदेश की चुनौती नहीं दी जा सकती। इसीलिए ये एक स्वतंत्र उच्च शक्ति वाला पैनल है जिसका काम क्या रहता है, एक तरह का देश या किसी भी विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र है उनका निर्धारण करने का काम करता है। उनकी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज वगैरह है उसको कंडक्ट करवाता है। ये कोई भी देश हो या देश का कोई भी विधायी निकाय वगैरह कहीं भी राज्य वगैरह के अंदर भी क्षेत्रीय जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका निर्धारण का काम करता है। प्रत्येक जनगणना के बाद में भारत की संसद के द्वारा आर्टिकल 82 के अंतर्गत ये बोला गया है कि एक परिशमन अधिनियम के माध्यम परिशमन आयोग है वो स्थापित कर सकती है संसद के द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 82 के अंतर्गत। और प्रत्येक जनगणना के बाद में करना पड़ता है, ये संविधान के अंदर बोला गया है, ठीक है। और राज्यों के लिए क्या है, आर्टिकल 170। तो आर्टिकल 82 और 170 दोनों याद रखना, दोनों के दोनों संविधान के अंदर परिशमन से संबंधित है। और आर्टिकल 170 के अंतर्गत राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद में परिशमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो आर्टिकल 170 के अंतर्गत राज्यों को विभाजित किया जाता है निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर। और
आर्टिकल 82 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो एक परिसीमन आयोग है, वो अधिनियम के माध्यम से गठित कर सकती है। एक बार अधिनियम लागू होने के बाद में केंद्र सरकार क्या करती है, एक परिसीमन आयोग गठित कर सकती है। सरकार के द्वारा अभी तक 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के अनुसार 4 बार वो परिसीमन आयोग गठित किए गए। ये 4 अधिनियम है वो संसद के द्वारा 4 बार लेके आए, 52, 62, 72 और 2002। इन्हीं अधिनियम के आधार पे 4 बार क्या है कि परिसीमन आयोग है अभी तक स्थापित हुए हैं। ये भी आप याद रखोगे। परिसीमन आयोग की संरचना वगैरह कैसी रहती है भाई? परिसीमन जो आयोग रहता है वो एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले इसका जो अध्यक्ष वगैरह रहता है वो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहता है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका रिटायर्ड न्यायाधीश है वो हमेशा परिसीमन आयोग का अध्यक्ष रहता है दोस्तों। इसके अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। जो निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हैं वो शामिल रहते हैं। और जिस राज्य के अंदर इनको निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना रहता है, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करनी रहती है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर के अंदर इनके द्वारा डीलिमिटेशन एक्सरसाइज की गई थी, तो उस राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त होता है। जो राज्य चुनाव आयुक्त रहता है जिसको 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज से इनका राज्य चुनाव आयुक्त है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्य चुनाव आयुक्त है वो इसके अंतर्गत शामिल रहता है। तो ये 3 सदस्यीय आयोग रहता है, ठीक है। और इसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 82 याद रखना, आर्टिकल 170 भी आप याद रखोगे, ठीक है। और परिसीमन आयोग है वो 1972 की जनसंख्या के बाद में केंद्र स्तर पे क्या क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित नहीं किया गया। अभी 2026 के बाद में जो होने वाली पहली जनसंख्या है, 2000 संविधान के अंदर ये प्रावधान कर दिया गया है कि 2026 के बाद में होने वाली प्रथम जनगणना के बाद में केंद्रीय स्तर पे जो लोकसभा वगैरह है उसके निर्वाचन क्षेत्र है उसका निर्धारण है वो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाएगा। राज्यों का जो है वो 1991 की जनसंख्या के बाद में अभी तक क्या कि परिसीमन वगैरह है डिसाइड नहीं किया गया। कुछ जो संबंधित राज्य वगैरह जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे क्या है कि जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र है उसके लिए जरूर क्या है कि सरकार के द्वारा परिसीमन स्थापित करके ये काम जरूर किया गया। अगला दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत के बारे में बात करते हैं। एनीमिया मुक्त भारत के बारे में बात करते हैं। ये क्यों चर्चा के अंदर है? क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है उसके द्वारा एनीमिया मुक्त भारत उसकी रणनीति वगैरह है उसकी जानकारी अभी साझा की गई थी, इसीलिए ये चर्चा के अंदर आया था। क्योंकि उनके द्वारा कि किस तरह एनीमिया मुक्त भारत को बनाना है, ये सपना साकार करना है, उसकी रणनीति वगैरह स्ट्रेटजी वगैरह है वो सार्वजनिक की गई थी, ठीक है। लेकिन सरकार के द्वारा ये एनीमिया मुक्त भारत जो योजना थी वो 2018 के अंदर स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? 2018 के अंदर स्टार्ट की गई थी, जिसमें लक्ष्य ये था कि सरकार के द्वारा महिला, बच्चे, किशोर वगैरह हो गए जो वनरेबल सेक्शन है, वनरेबल एज ग्रुप वगैरह है, उनके अंदर एनीमिया को कम करने का एक टारगेट है वो सरकार के द्वारा 2018 के अंदर लक्ष्य डिसाइड किया गया था। और इसके अंतर्गत जो एनीमिया मुक्त भारत है वो रणनीति क्या है? एक जीवन चक्र दृष्टिकोण रणनीति है, जिसपे क्या कहते हैं 6x6 की रणनीति के माध्यम से निवारक और उपचारात्मक तंत्र वगैरह है वो स्थापित किया गया है इस एनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत। ये स्ट्रेटजी, ठीक है, ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है जिसमें 6 क्या है कि जो संवेदनशील ग्रुप है जिनको टारगेट करना है वो है। इसके अलावा 6 क्या है कि जो संस्थाएं वगैरह है जो मिलके काम करेगी, प्लस क्या है कि 6 फील्ड वर्कर रहते हैं। तो एक तरह से क्या है कि इन सारों को मिला के कैसे जैसे करके भारत को एनीमिया मुक्त बनाना है, उसका एक तरह का निवारक और उपचारात्मक क्या कि तंत्र वगैरह प्रदान किया गया है इसी रणनीति के अंतर्गत। आप देख सकते हो ये एनीमिया मुक्त भारत की स्ट्रेटजी वगैरह है, भारत सरकार की वेबसाइट से उठाया मैंने। तो इसके अंदर 6 ये सेक्शन है जिसको इनको टारगेट करना है। कौन कौन से हैं? एक तो क्या कि 6 साल से क्या कि जो बच्चे हो गए जिनका 6 मंथ से लेके 59 मंथ, यानी ये इतने साल के क्या कि जो बच्चे वगैरह हैं उनको शामिल करना है। प्लस क्या कि चिल्ड्रन जो 5 साल से 9 साल के बच्चे के बीच जो आयु वर्ग के बीच में जो बच्चे हैं। इसके अलावा एडोलसेंट गर्ल हो गया, बॉयज हो गया, तो जो 10 साल से लेके 19 साल के बीच में, वुमेंस हो गया जो रिप्रोडक्टिव एज वगैरह रहती है, यानी जो महिलाएं वगैरह है जिनकी क्या है कि रिप्रोडक्टिव एज वगैरह रहती है उनको टारगेट करना है। प्रेग्नेंट वुमन है उसको टारगेट करना है, लैक्टिक वुमन वगैरह है। तो ये कुछ 6 वनरेबल सेक्शन है जिनको टारगेट करना है। और 6 क्या है कि ये लाभार्थी कह सकते हो इनको। इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं वो 6 हैं। और 6 ही क्या है कि सरकार के क्या है कि जो मिनिस्ट्री वगैरह जो है जो मिलके काम कर रही है, संस्थाएं वगैरह काम कर रही है। और 6 कुछ इस तरह की
जो स्टेप वगैरह है जिसके आधार पे इसको पूरी की पूरी को काउंटर किया जाएगा। अब आपको एनीमिया के बारे में बताता हूँ दोस्तों। एनीमिया होता क्या है? एनीमिया क्या है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए जो लाल रक्त आरबीसी रहती है, लाल रक्त कोशिकाएं वगैरह रहती है, उसकी संख्या या उसकी ऑक्सीजन वहन की क्षमता रहती है, वो अपर्याप्त हो जाती है, तो उसको एनीमिया कहते हैं। एनीमिया क्या है भाई? शरीर के अंदर रक्त की जरूरत को पूरा करने वाला जो लाल रक्त कोशिकाएं वगैरह रहती है उसकी संख्या वगैरह के अंदर गिरावट होना, या वो जो आरबीसी वगैरह रहती है वो ऑक्सीजन वगैरह उसका ट्रांसपोर्ट नहीं कर सके, तो अपर्याप्त क्षमता वगैरह रहती है, उसको एनीमिया की शिकायत वगैरह रहती है। इसमें सामान्य लक्षण क्या है भाई? सबसे सामान्य लक्षण क्या रहती है? आयरन की कमी। सबसे सामान्य लक्षण है एनीमिया का कि आपके अंदर आयरन की कमी रहती है। इसके अलावा फोलेट हो गया, विटामिन B12 और विटामिन A की कमी होना। तो ये कुछ सामान्य लक्षण वगैरह है जो एनीमिया पीड़ित रहते हैं उसके अंदर लक्षण क्या रहता है? आयरन की कमी होना, फोलेट की कमी होना, विटामिन B12 और विटामिन A की कमी होना। और भारत सरकार के द्वारा भी क्या है कि विभिन्न योजनाएं वगैरह भी लेके आई थी, जिसमें क्या है कि कुछ पोषण अभियान वगैरह स्टार्ट किया गया था। उसके अंतर्गत भी क्या है कि सरकार का टारगेट वगैरह रखा गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान है, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान है, ये भी स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? हर महीने की 9 तारीख को जो वनरेबल सेक्शन है, महिलाएं वगैरह होगी, बच्चे वगैरह हैं, उनका चेकअप किया जाता है 9 तारीख को, जिसमें क्या है कि एनीमिया के मामलों का भी पता लगाने के लिए और इसका इलाज करने के लिए 9 तारीख को फ्री के अंदर चेकअप वगैरह है वो कराया जा सकता है। ठीक है, इसलिए प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात करते हैं। वंदे भारत ट्रेन के बारे में बात करते हैं और सरकार के द्वारा अपना जो केंद्रीय बजट था 2022-23 का, उसके अंतर्गत अगले 3 सालों के अंदर 400 नई वंदे भारत ट्रेन है उसको निर्माण करने का प्रस्ताव है सरकार के द्वारा रखा गया था। अभी 2 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट चल रही है वर्तमान के अंदर, लेकिन सरकार ने टारगेट क्या रख दिया? 3 साल के अंदर 400 नई ट्रेन वगैरह स्टार्ट करने। और इसके चलते 400 ट्रेनों का निर्माण है उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए की निवेश की आवश्यकता है। सरकार को कहेगी इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसका जो सपना वगैरह पूरा करने के लिए ये ट्रेनें वगैरह चलाई जा रही है। ठीक है, स्वदेशी रूप से जो वंदे भारत ट्रेन है वो स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एक सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन है। याद रखो कि जो जो रेलवे की जो राजधानी ट्रेन वगैरह रहती है उसका एक एडवांस वर्जन है। उससे क्या है कि एडवांस के तौर पे उसको डिजाइन किया गया है। ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, याद रखोगे, और इसको स्वचालित ट्रेन भी कहते हैं। और प्रथम वंदे भारत जो ट्रेन है उसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर किया गया था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत चेन्नई के इंटीग्रल के कोच फैक्ट्री, वहाँ पे प्रथम वंदे भारत ट्रेन है उसका निर्माण किया गया था और लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास इसकी लागत वगैरह आई थी। अभी सरकार क्या कर रही है? अभी वर्तमान के अंदर 2 ट्रेनें चल रही हैं और सरकार टारगेट ये कर रही है कि जो वंदे भारत ट्रेन है उसका निर्माण एल्यूमिनियम के माध्यम से किया जाए। सरकार प्रयास कर रही है कि एक नया प्रयोग कर रही है एक तरह का, कि इनके जो ट्रेन के डिब्बे वगैरह हैं वो एल्यूमिनियम आधारित हो, ताकि क्या है कि उसका वजन वगैरह और कम हो जाएगा। लगभग क्या है कि 40 से 50 टन के आसपास क्या है कि वजन कम हो जाएगा, जिससे क्या है कि स्पीड वगैरह और संतुलन वगैरह वो ट्रेन का और ज़्यादा सेफ्टी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि एल्यूमिनियम आधारित ट्रेनों का निर्माण किया जाए। ठीक है, वर्तमान के अंदर कितनी ट्रेन है भाई? 2। और पहली कहाँ चली थी? नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी, और दूसरी नई दिल्ली से कटरा के बीच में सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये विकास के चरण के अंदर वंदे भारत ट्रेन एक बिना लोकोमोटिव, एक तरह से स्वचालित ट्रेन है। याद रखना दोस्तों, ये स्वचालित ट्रेन है, इसमें लोकोमोटिव की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संचालित होती है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी, यानी DTPT। ये टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो रेलवे से संबंधित है। ठीक है, इतना याद रख लीजिए आप। अगला दोस्तों, लता मंगेशकर जी के बारे में बात करते हैं, जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया था। उनके कुछ फैक्ट वगैरह हैं जो अपने एग्जाम के अंदर काम आ सकते हैं। सबसे पहले, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इंदौर के अंदर हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनको 2001 के अंदर भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था। ये 1999 के अंदर राज्यसभा के सांसद के तौर पे भी इनको मनोनीत किया गया था। ये भी आप याद रख सकते हो। इनको 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था, 1972, 74 और 1990 के अंदर।
तो ये याद रखो कि 2001 के अंदर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के लिए उनको 4 फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1993 के अंदर फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। इन्होंने लगभग क्या है कि 50,000 गाने गाए थे। इनको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है कि स्वर कोकिला, प्लस क्या है कि नाइट मंगल क्या है कि ऑफ इंडिया, कुछ इस तरह के इनको नाम उपनाम से भी जाना जाता है लता जी को, जिनका निधन हो गया और हमारे बीच में क्या कि नहीं रही। नेक्स्ट दोस्तों, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के बारे में बात करते हैं, जिसको आईसीसी अंडर 19 विश्व कप है, उसके क्रिकेट के फाइनल के अंदर भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा के अंडर 19 विश्व कप का खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। ये अपने जो देश के छोटे बच्चे हैं, नौजवान आदमी हैं जो 18 साल के, इन्होंने 19 साल तक क्या कि इसमें भाग ले सकते हैं और इनके द्वारा ये विश्व कप का खिताब है वो जीता है। ठीक है, भारत का ये 5वां अंडर 19 विश्व कप है। कितना है? 5वीं बार क्या कि भारत ने अंडर 19 विश्व कप है वो जीता है। और दुनिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट वगैरह की टीम वगैरह है उसमें अंडर 19 विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड है वो भारत के नाम, सबसे ज़्यादा भारत के पास है। 3 अंडर 19 विश्व कप है वो ऑस्ट्रेलियन जीते हैं, लेकिन भारत ने 5 जीते। पहली बार 1988 के अंदर उसको यूथ वर्ल्ड कप के रूप में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति है आईसीसी, उसके द्वारा 1988 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। अभी क्या है, हर साल 2 सालों से ये जो अंडर 19 विश्व कप है हर 2 सालों से ये आयोजित होता है। और भारत ने, जबकि विश्व कप कब आयोजित होता है भाई? 5 सालों से होता है या 4 सालों से होता है? ओलंपिक्स होते हैं वो 4 सालों से होते हैं, जबकि क्रिकेट वर्ल्ड कप रहते हैं वो कब से आता है भाई? 5 सालों से आता है। ठीक है, जबकि अंडर 19 विश्व कप है वो हर 2 साल में आयोजित होता है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय वन लाइनर करंट अफेयर्स वो देख लेते हैं। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें, एक तो रथ सप्तमी। ठीक है, ये एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो सूर्य देवता को समर्पित है, ये आप याद रखोगे। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार है वो कर्नाटक की बैंक को दिया गया है। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला दोस्तों, एनसीईआरटी के नया निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया भाई? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी है, उनको एनसीईआरटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये नई दिल्ली के अंदर शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और एनसीईआरटी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1961 के अंदर की गई थी। 1961 के अंदर क्या है कि एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी और इसके नए निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, अगला दोस्तों, मध्य प्रदेश को भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के 3 स्थान वगैरह है उनका नाम चेंज किया गया। अभी नाम चेंज करने की जो प्रथा वगैरह है वो काफ़ी पॉपुलर है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर। और मध्य प्रदेश के 3 स्थान है उनका नाम है वो भारत सरकार के द्वारा चेंज किया गया। होशंगाबाद है, उसका नाम क्या किया भाई? नर्मदापुरम। जबकि शिवपुरी है, उसको कुडेश्वर धाम के रूप में। और बाबाई है, ठीक है, उसको माखन नगर के रूप में क्या है कि ये नाम वगैरह है वो भारत सरकार के द्वारा परिवर्तित किए गए। मध्य प्रदेश सरकार का प्रपोजल था इन तीनों का नाम चेंज करने का और सरकार के द्वारा इनको मंजूरी दी गई। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा, कहाँ पे होगा भाई? लॉस एंजलिस के अंदर। यूएसए की जो लॉस एंजलिस शहर है वहाँ पे 2028 के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित होंगे जो हर 4 साल के अंदर आयोजित होते हैं। और 2024 के अंदर कहाँ पे होगा भाई? पेरिस के अंदर। 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर हुआ था, टोक्यो जापान के अंदर 20 के अंदर हुआ, 24 के अंदर होगा पेरिस के अंदर और 28 के अंदर होगा और लॉस एंजलिस के अंदर होने वाला है। और उसी ओलंपिक खेल के अंदर सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग को शामिल करने का 3 नए खेल है वो ओलंपिक समिति के द्वारा 2028 के अंदर होने वाले गेम के अंदर ये 3 नए खेल शामिल किए गए हैं, जिनका नाम क्या है? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। इन तीनों खेलों को शामिल किया गया है। ये याद रखोगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका मुख्यालय कहाँ पे भाई? स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी स्थापना लगभग 1894 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। और सबसे पहला ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? एथेंस के अंदर। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर के। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा हैदराबाद के पाटन चेरू के अंदर अर्ध शुष्क
उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, उसकी 50वीं वर्षगांठ है। उस समारोह का उद्घाटन किया गया था और संबोधन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। किसका? अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ये याद रखोगे, ठीक है। ये संस्थान वगैरह है, इसकी पूरा नाम है ICRIST, ठीक है, यानी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये इनका पूरा नाम है। ये अर्धशोषक और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जो फसल वगैरह रहती है उस पर अनुसंधान वगैरह रिसर्च वगैरह करती रहती है। उसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, ये हैदराबाद के अंदर है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। अब 5 करंट अफेयर्स की क्विज देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि 1000 वनडे खेलने वाली विश्व की पहली टीम है वो कौन सी है? तो भारत है जो विश्व की पहली टीम है जिसने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ में अभी जो सीरीज वगैरह चल रही है उसमें पहला वनडे था, वो भारत की टीम का 1000वां वनडे था। यानी इतने वनडे वगैरह खेलने वाली दुनिया की नंबर 1 टीम है, ठीक है। अब यहीं पे एक मेरे को क्वेश्चन बताओ कि सबसे ज़्यादा T20 मैच वगैरह खेलने का रिकॉर्ड है वो किसके पास में? 100 T20 मैच है वो खेलने का रिकॉर्ड है पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम है जिसने सबसे ज़्यादा T20 मैच खेले, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके पास है? भारत के पास। अगला दोस्तों, किस टीम को इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 विश्व कप है वो 5वीं बार भारत ने जीता है दोस्तों, ये इसके बारे में बात कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही के अंदर किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड यानी 1 नेशन 1 राशन कार्ड है उस योजना को लागू कर दिया है? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। ये योजना क्या है भाई? 1 नेशन 1 राशन कार्ड। ये उपभोक्ता के मामलों के मंत्रालय के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है? उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा, जिसके अंतर्गत जो PDS सिस्टम है, पब्लिक जो डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, राशन सिस्टम है, उसको क्या है कि एक राशन कार्ड से कर दिया गया है। यानी इसके अंतर्गत पोर्टल वगैरह स्थापित किए गए हैं जिसमें क्या है कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से क्या है कि, और वैसे क्या है कि कहीं से भी देश के कहीं भी प्रवासी समुदाय वगैरह है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि वो परिवार के साथ में क्या है कि राशन का जो राशन वगैरह है उसका फ़ायदा उठा सकता है। ये कितना परसेंट है? 45% है या 50% है? जो परिवार का सदस्य है वो बाहर राशन कार्ड से कितना अनाज ले सकता है महीने के राशन के अंदर? तो ये लगभग मेरे हिसाब से 45% या 50% के आसपास है, कंफर्म नहीं हो दोस्तों। अगला दोस्तों, इंडिगो एयरलाइन का नया प्रबंध निर्देशक है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है राहुल भाटिया। इंडिगो एयरलाइन का है वो नया प्रबंधक है, किसको बनाया? राहुल भाटिया। और इसी तरह की ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी जिसको कवर किया। कुछ टॉपिक्स वगैरह छूट गए हैं दोस्तों। एक तो राजनीति का जो अपराधीकरण है ये पूरा का पूरा टॉपिक छूट गया है जिसके बारे में बात करेंगे अगले दिन कल। और 1-2 टॉपिक और है जिनको कवर करना है, उसके लिए आपको माफ़ी चाहता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको जब करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में मेरे को कुछ अच्छी चीज़ भेज दिया करो ताकि मैं थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में आपके लिए काम कर सकूँ, लेके आ सकूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।